रेडी? हाँ, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। आज हम सब एक टॉपिक की बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है फर्स्ट ईयर का। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर के चैप्टर की। और फर्स्ट ईयर के चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ड, ठीक है ना। तो अगर हम द लिविंग वर्ड की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको पढ़ना है पहले लिविंग बीइंग के बारे में। इसमें आपको लिविंग बीइंग के बारे में पढ़ना है। हम पता करें कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड में पढ़ेंगे कि असल में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर विभिन्नता पाई जाती है, जो डिफरेंस पाया जाता है, उसको बोलते हैं लिविंग डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और उसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड। इतने सारे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। कौन सा? द लिविंग वर्ड में। ये चैप्टर 1 है फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों में असल में ये पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, अगर आपके गोल है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप नीट या मेडिकल एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि आपको एनसीईआरटी लाइन पे कमांड होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी लाइन पे आपको कमांड है तो आपके आगे डॉक्टर लग जाएगा, अगर नहीं है तो आपके पीछे से डॉक्टर या आपके आगे से डॉक्टर हट जाएगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी लाइन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है और आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए। पढ़ने से पहले एनसीईआरटी निकाल लीजिए, तभी आपको ये वीडियो देखने में मजा आएगा। जितनी मैं एनसीईआरटी लाइन बताऊंगा उसको आप अंडरलाइन करते चलिएगा और आपको तब बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ये फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर, ये आपको सिर्फ 2 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर ज़्यादा लंबा करता हूँ तो बच्चे देखते देखते बोर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक नए चैप्टर की ओर हम लोग पहल करते हैं। तो अब हम आते हैं चैप्टर की तरफ और कौन सी टॉपिक हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। हाँ, अब देखिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमें जो यूनिट हमारी है, यूनिट फर्स्ट है, और यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर में हमें लिविंग वर्ड पढ़ना है, ठीक। और सेकंड चैप्टर में पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और थर्ड चैप्टर में पढ़ना है प्लांट किंगडम, और फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है एनिमल किंगडम। इन सारे बारे में, इन सब के बारे में हमें जानकारी अच्छी तरह से लेनी है। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड, ठीक है। और द लिविंग वर्ड की बात करेंगे तो द लिविंग वर्ड में हमने आपको पढ़ाया व्हाट इज लिविंग, ठीक। अब व्हाट इज लिविंग क्या है? लिविंग क्या है? लिविंग का मतलब ये होता है कि लिविंग वो होता है जो रिप्रोडक्शन करे, जिसके अंदर ग्रोथ हो, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस हो, जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, वही लिविंग है, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी लाइन लिविंग को कैसे परिभाषित करती है, कैसे समझाती है, उसी को हमें समझना है। तो देखिए हाईलाइट किया गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो पहला ग्रोथ के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको कि ग्रोथ क्या है। तो एनसीईआरटी लाइन ग्रोथ को क्या कहती है? देखिए लिखा है येलो हाईलाइटर से, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ट्वाइन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ये लिखा गया है, देखिएगा अच्छी तरह से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ रहा हो और उसका या नंबर बढ़ रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वह ग्रोथ है, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी अ ग्रोथ। समझ में आया ना। तो ग्रोथ, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे ऑर्गेनिज्म का मास बढ़े चाहे नंबर बढ़े, हम उसको ग्रोथ ही बोलेंगे। तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। जनरली ग्रोथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। इसका मतलब लिविंग बीइंग्स के अंदर ही ग्रोथ होता है, ठीक। तो आगे हम चल के इसको समझते हैं। आगे जब चलेंगे तभी समझ में आएगा कि ये है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आइए, इसमें लिखा है कि येलो लाइन में देखिए हाईलाइट किया गया है कि इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। कह रहा है कि अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो उनमें सेल डिवीजन हमेशा होता है और उनका ग्रोथ हमेशा लाइफ टाइम तक होता रहता है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब रेड हाईलाइट में देखिए लिखा है इन एनिमल दिस ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज। तो कह रहा है जितने भी जानवर होते हैं उनमें ग्रोथ कुछ एज तक होती है, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होता है, जितने भी एनिमल होते हैं। लेकिन प्लांट में हमेशा जो प्लांट होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब उनमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है और एनिमल में लिमिटेड ग्रोथ होता है। समझ में आया? इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए,
ग्रीन हाइलाइटर में लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। इसमें कह रहा है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सिंगल सेल से बने ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सेल डिवीजन से उनका ग्रोथ होता है। इसका मतलब उनमें ग्रोथ में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनका सेल डिवाइड किया, उनमें तुरंत ग्रोथ हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें फिर से येलो हाईलाइट में लिखा है, हाइलाइटर में देखिए हाईलाइट किया गया है, इन मेजॉरिटी ऑफ हाइजर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो कह रहा है कि अगर हम हाइजर एनिमल और हाइजर प्लांट की बात करेंगे, जिनकी बॉडी हाई है, उनमें हाइजर कॉम्प्लिकेशन है, उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें कहा है उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है और जो ग्रोथ होता है वो अलग अलग होता है, एक साथ नहीं हो सकता है कि मतलब ग्रोथ का मतलब ही रिप्रोडक्शन कह दो, नहीं। हाइजर जो प्लांट होते हैं, हाइजर जो एनिमल होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। इसका मतलब अलग अलग होता है, उनमें ग्रोथ अपने तरीके से होता है और रिप्रोडक्शन अपने तरीके से होता है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ होता है। इसका मतलब ग्रोथ हुआ ही उसको कह देते हैं कि उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब उनमें ग्रोथ हुआ ही, उनको क्या बोल देंगे हम कि उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। अगर उनमें ग्रोथ हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ए ग्रोथ। अगर बॉडी का मास बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं वह ग्रोथ है। दोबारा बोल रहा है, फिर कह रहा है अगर माउंटेन बुल्डर एंड सैंड बुल्ड की बात करें, वो भी तो बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि अगर किसने कहा ये बताइए, माउंटेन बुल्डर, देखिए साइड में लिखा है माउंटेन बुल्डर सैंड बुल्ड डू ग्रो, ठीक है ना। तो माउंटेन सैंड बुल्डर और ये सब बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं, लेकिन इनको हम क्या लिविंग कह सकते हैं? नहीं। इनमें भी ग्रोथ होता है, जिनमें ग्रोथ हो रहा है तो कहा जाता है वो लिविंग है। लेकिन माउंटेन सैंड बुल्डर और सैंड ये सब बढ़ते हैं, लेकिन इनको लिविंग नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, इनके अंदर मटेरियल अकुमुलेट होते हैं इनके सरफेस पे, तभी इनका ग्रोथ होता है। इनके अंदर इंटरनल ग्रोथ नहीं होता है, इनके अंदर सेल डिवीजन वाला ग्रोथ नहीं होता है। इसलिए अगर माउंटेन बढ़ रहा है तो उनमें जो ग्रोथ होगा वो एक्सटर्नल ग्रोथ होगा। तो जिस चीज में एक्सटर्नल ग्रोथ होता है उसको हम ग्रोथ नहीं कह सकते हैं, उसको हम लिविंग नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए लिखा है कि माउंटेन्स बुल्डर सैंड मॉस डू ग्रो, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस। तो इनके सरफेस पे मटेरियल ऑक्युपाई हो जाते हैं, अक्युमुलेट हो जाते हैं, इसलिए इनका ग्रोथ होता है। तो हम इनको लिविंग तो नहीं बोलेंगे, समझ में आया? चलिए, अब लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होगा उनके अंदर जो ग्रोथ होता है इनसाइड होता है। इसका मतलब जिसके अंदर सेल डिवीजन या ग्रोथ अंदर से होगा उसे हम बोलेंगे लिविंग, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है ग्रोथ इज ए नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोला जाता क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? सैंड बुल्ड का है, माउंड का है। समझ में आया ना? तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सारे जितनी पॉइंट हमने हाईलाइट किया उनको आप अच्छे से हाईलाइट करते जाइए। चलिए, अब आता है रिप्रोडक्शन की बारी आ गई। अब रिप्रोडक्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं कि नहीं करते हैं, ये समझते हैं। इसमें देखिए लिखा है इनवेरिएबली इम्प्लिसिटी रिफर टू अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कह रहा है कि जब इनवेरिएबली मतलब होता है वेरिएशन, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होता है, और इम्प्लिसिटी मतलब इवोल्यूशन, जब किसी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन हो और इवोल्यूशन हो, उसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा वेरिएशन और इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। तो इनवेरिएबली का मतलब होता है वेरिएशन और इम्प्लिसिटी का मतलब होता है इवोल्यूशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट से आता है, ठीक। अब देखिए लिखा है कि अगर हम ग्रीन हाईलाइट में देखिए लिखा है ग्रीन हाईलाइटर से, इन प्लनारिया फ्लैटवर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रिजनरेशन। यही याद रखिएगा कि प्लनारिया जो होता है इसको फ्लैटवर्म बोला जाता है, इसके अंदर ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कट की जाए और उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाए, मतलब कट पार्ट से नए इंडिविजुअल जब बन जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। अब देखिए ब्लू हाईलाइटिंग में लिखा गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर अल्गा, अमीबा रिप्रोडक्शन इज साइनोनिम्स विथ ग्रोथ। तो आपसे पूछेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे बात कर लीजिए अल्गा की और अमीबा की या बैक्टीरिया की, इनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक साथ होता है, इसलिए लिखा गया साइनोनिम। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए
कि अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अलगा की और अमीबा की, इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन के साथ साथ ही ग्रोथ होता है। मतलब ग्रोथ हुआ तुरंत रिप्रोडक्शन हो जाता है। इसका मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ होते हैं बैक्टीरिया में, यूनिसेलुलर अलगा में और अमीबा में। फिर इसके बाद देखिए लिखा है ग्रीन हाइलाइटर में कि ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। तो कहा ग्रोथ जो होता है, चाहे सेल का नंबर बढ़े चाहे ऑर्गेनिज्म का मास बढ़े, उसको बोलते हैं हम ग्रोथ। ये लाइन 3 बार हमने आपको बताया, 3 टाइम हमने आपको बताया। इस लाइन को आप याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए लिखा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो कह रहा है कि रिप्रोडक्शन जो होता है, आपने कहा कि अगर लिविंग है तो रिप्रोडक्शन कर रहा है, हाँ। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे देखिए लिखा गया है म्यूल, स्टेराइल, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। म्यूल मतलब होता है खच्चर, और स्टेराइल वर्कर बी का मतलब होता है, स्टेराइल लगा ना, स्टेराइल का मतलब होता है जो कैपेबल ना हो रिप्रोडक्शन करने में, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल का मतलब होता है ऐसे पति पत्नी जो अपने बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो। तो ये सब लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते। कौन कौन? म्यूल, स्टेराइल ह्यूमन कपल और स्टेराइल वर्कर बी। तो ये सब रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, और कहा जा रहा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन आ गया, तो हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ईयर के लेवल में हमें क्या याद करना है, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, म्यूल, वर्कर बी और स्टेराइल कपल रिप्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये सारी लाइनें हाईलाइट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम समझेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मेटाबॉलिज्म की बात चलते हैं, मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म में देखिए लिखा है देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कह रहा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते रहते हैं हमेशा। उनकी बॉडी के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, तो इसमें देखिए ग्रीन हाईलाइट में लिखा है कि ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। इसमें कह रहा है कि सारे प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स सारे के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन बन सकता है कि किसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। तो सारे प्लांट, एनिमल, फंजाई और माइक्रोब्स जितने भी होते हैं सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, रेड हाईलाइट में देखिए लिखा है सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इनसाइड ऑफ बॉडी दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो बोलेंगे जितने भी रिएक्शंस होते हैं सारे मिला के, एक या दो को मिला के नहीं मेटाबॉलिज्म बोलते, जितने भी सारे लिविंग रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में सारे को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब देखिए येलो हाईलाइटिंग में क्या लिखा है, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो कह रहा है कि एक ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे बॉडी से बाहर कराई जाती है या टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है हमारे बॉडी से बाहर, वो ना ही लिविंग में आती है और ना ही नॉन लिविंग में आती है। इस लाइन को याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि मेटाबॉलिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो और नॉट लिविंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। तो कह रहा है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिना एक्सेप्शन की प्रॉपर्टी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा, लेकिन वह रिएक्शन जो हमारे बॉडी से बाहर हो रही है वो जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर भी मान लीजिए हो रही है तो उसके अंदर वो लिविंग ही रिएक्शन है। उसको लिविंग रिएक्शन तो श्योर में वो है ही, लेकिन उसको हम नॉन लिविंग मानते हैं, ठीक। तो इसलिए कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म प्योरली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म आसानी से होगा, ठीक। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें कह रहा है, अब हम आएंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि चेतना, चेतना का मतलब होता है अपने वातावरण के प्रति सचेत रहना। जैसे मैंने कहा कि आपको शेर ने देखा, शेर ने आपको देखा, आप दौड़ गए क्योंकि आपको पता है कि अगर शेर हम दौड़ेंगे तो शेर हमको खा जाएगा। किसी ने आपको ये झपड़ मारा तो आपने कह दिया कि और झपड़ मारो, नहीं, आप कोई झपड़ मारा आप 2 झपड़ उसको मारेंगे। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। कोई बुलाएगा तो आप जाएंगे ना, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। अगर कोई बुलाया आप नहीं जा रहे इसका मतलब आपका कॉन्शियसनेस लेवल खत्म है, आपके कान के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं। तो देखिए इसमें रेड में हाईलाइट किया गया है कॉन्शियसनेस में मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर। ऐसे पूछेगा ऑर्गेनिज्म का सबसे मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर क्या है, तो बोलेंगे कॉन्शियसनेस। क्या है? कॉन्शियसनेस। इसमें ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग्स
को रिस्पॉन्स देता है, अपनी सराउंडिंग में जीने की कोशिश करता है, जैसा इन्वायरमेंट हो तो उसी तरह बदलने की कोशिश करता है। तो कहा स्टिमुली क्या होता है, स्टिमुली का मतलब होता है जैसे हमने कहा मैंने आपको झपट मारा, आपको दर्द हुआ, ऐसे मारा गाल पे तो चोट लगी, दैट इज कॉल्ड स्टिमुली। समझ में आया? अब स्टिमुली जो होती है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीन हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टिमुली कितने तरीके की होती है, तो बताएंगे बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए येलो में हाईलाइट किया गया, लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। तो कहा कि चाहे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, सारे ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। देखिए फिर से लिखा है ग्रीन हाईलाइट में, फोटो पीरियड्स अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो फोटो पीरियड का मतलब होता है कि सीजन वाइज सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो उनमें इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट कर सकता है उनके ब्रीडिंग को। समझ में आया ना, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है ना। तो सीजनल जो ब्रीडर होते हैं उनमें क्या होता है, फोटो पीरियड क्या करता है, अफेक्ट करता है उनके रिप्रोडक्शन के रेट को। समझ में आया ना, ये पॉइंट आप याद रखें। उसके बाद देखिए लिखा है ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। इसलिए कहा कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने वातावरण से सचेत रखते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, अपने वातावरण के प्रति क्या होते हैं, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं कि वातावरण में कुछ भी हो हमको अलर्ट होना पड़ेगा, बारिश हुई तो उनको क्या छाँव में जाना पड़ेगा, सब अलर्टनेस। उसके बाद देखिए एक पॉइंट लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ हैज ए सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो कह रहा है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके पास खुद का अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग को छोड़ के। इनके पास ज़्यादा दिमाग होता है इसलिए ह्यूमन बीइंग होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपना राज करते हैं और रूल करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से। हम ज़्यादा सोचते हैं, हमारे पास ज़्यादा दिमाग है सब ऑर्गेनिज्म ज़्यादा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए लिखा गया है कि अब बात करें उस पेशेंट की जो कोमा में लाई है हॉस्पिटल में, जो मशीन से सपोर्ट किया गया है, उसके हार्ट और लंग्स रिप्लेस करे गए हैं और उस पेशेंट को ब्रेन डेड है, उसका ब्रेन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो उस पेशेंट के पास अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, तो उस पेशेंट को आप क्या कहेंगे, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रेंज करेगी। बात सही है भाई, इस पॉइंट को याद रखिए, कोमा का पेशेंट किस बीच में आता है, लिंक करता है लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक, अब देखिए लिखा है ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन। तो कह रहा है कि सारे लिविंग जो फिनोमेनन होते हैं वो अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन से होते हैं। इंटरेक्शन का मतलब होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेटरी मैनर में होते हैं। जब सारे फिनोमेनन एक साथ जुट होकर काम करते हैं तब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स होता है, तो दैट इज कॉल्ड अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन। तो इसमें कह रहा है, जैसे एग्जाम्पल कह रहा है जितनी भी प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू और नॉट प्रेजेंट, रेड लाइट में देखिए लिखा है, रेड हाईलाइट में, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू और नॉट प्रेजेंट in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cell। तो कह रहा है कि टिश्यू और सेल में अंतर होता है, सेल की जो प्रॉपर्टी हो तो अलग होती है, टिश्यू की प्रॉपर्टी जो होती है अलग होती है। अगर सेल कंबाइन होता है तब टिश्यू बनाता है। तो कह रहा है कि जब सेल के बीच में इंटरेक्शन होता है तब टिश्यू बनता है, इसलिए इंटरेक्शन जरूरी है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। उसी तरह कह रहा है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी उनके एटम से अलग होती है, लेकिन जब एटम के बीच में इंटरेक्शन होती है तब सेल ऑर्गेनेल बनते हैं। समझ में आया ना, ये लाइन कहाँ है, ये ग्रीन पार्ट में देखिए लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लिखा है कि हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो येलो हाईलाइट में की गई है। इसमें लिखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है सेल्फ रिप्लिकेटिंग मतलब अपनी तरह संतान उत्पन्न कर सकता है, अपनी तरह किसी को बना सकता है। इवॉल्विंग का मतलब उसके अंदर इवोल्यूशन हो सकता है, और सेल्फ रेगुलेटिव इंटरेक्टिव सिस्टम का मतलब होता है अपने आप के अंदर वो अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है इन्वायरमेंट के हिसाब से, तब वो अपने सराउंडिंग को रिस्पॉन्स दे सकता है। ठीक, अब देखिए लिखा बायोलॉजी की डेफिनेशन, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो बायोलॉजी है वो लाइफ का स्टोरी है, मतलब कि बायोलॉजी में हम इस धरती पे कितनी लाइफ है, प्लांट्स एनिमल की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द। तो कह रहा है कि अर्थ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे आए हैं, कैसे कैसे नहीं आए हैं, उनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको बायोलॉजी बोलते हैं। तो ये लाइन आप याद रखिए। फिर देखिए लिखा है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इससे आया पूछा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन
जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। तो कह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं, जो ब्लू हाईलाइट किया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाले, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बाई जेनेटिक मटेरियल, बाई कॉमन जेनेटिक मटेरियल से लिंक होते हैं, और बट उनके अंदर क्या होता है, वेरिंग डिग्री, मतलब वो एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। ये कह रहा है कि चाहे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वो एक दूसरे से लिंक करते हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल से। इसका मतलब जैसे हमने कहा दादा, हमारे दादाजी, आपके दादाजी, आपके पापा जी और आप तीनों में सिमिलरिटी जीन का है, आपका जीन एक दूसरे से मिलता है, ठीक है ना। कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है, आपका डीएनए कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन आप सब में क्या होता है, सिमिलरिटी बहुत कम होती है, सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए कह सकते हैं आपके दादाजी पास्ट है, आपके पापा जी प्रेजेंट है, और आप उनके फ्यूचर थे। तो आप तीनों लोग जो होते हैं, आप में क्या सिमिलरिटी है, आपका कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, मगर आप सब क्या है, आपके बीच में सिमिलरिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या आपका सेम है डीएनए। यही लाइन ये कह रहा है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस चीज़ से जुड़े होते हैं, कॉमन जेनेटिक मटेरियल से, बट टू वेरिंग डिग्रीज। ये इसी में अंतर पूछता है, इस लाइन को हमेशा आप याद रखिएगा, नीट में बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट की बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट की डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड की बात करेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड की। तो डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंस होता है उनके हैबिटेट को लेकर, खान पान को लेकर, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। सिंपली अगर मैं कह दूं कि सांप को, अगर मैं कह दूं सांप को कि मेरे घर में आके रहो और तुम पिज्जा खाओ, तो खाएगा नहीं, बिकॉज उसको मूस चाहिए। मूस का मतलब होता है रेट, रेट वो खाने में ज़्यादा पसंद करता है, वो फुल्की नहीं खाएगा, बिकॉज उसका खान पान अलग है, हमसे कहाँ मिला। तो उसके बीच में, हमारे बीच में विभिन्नता है ना, डिफरेंस है ना, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक। तो कह रहा है कि अगर आप डेंस फॉरेस्ट, येलो हाईलाइटिंग में देखिएगा, कह रहा है डेंस फॉरेस्ट में जाइए तो उसमें बहुत सारे आपको ग्रेटर नंबर में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे, बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। 1 पॉइंट ग्रीन हाईलाइट में देखिए लिखा है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं इस दुनिया में, 17 से 18 लाख स्पीसीज, ठीक। बायोडाइवर्सिटी और द बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन देखिए, रेड हाईलाइट में लिखा है बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि नंबर में, मतलब कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है धरती पे, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और कितना उनका नंबर है, कितना टाइप है। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म इस धरती पे कितने प्रेजेंट है और कितने टाइप के हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये एनसीईआरटी कहती है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप याद रखें। चलिए अब आगे हम चलते हैं, एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। कह रहा है देयर इज ए नीड ऑफ standardize the naming of living organism such that particular organism is known by the same all over the world. The process is known as nomenclature. तो कह रहा है कि भाई जब 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म हैं तो इन सबको पढ़ना क्या है, आसान नहीं। तो अगर इनको हमें पढ़ना है या जानना है तो हमें इसको ऐसा हम प्रोसीजर बनाए ताकि इन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को आसानी से पढ़ लें। तो उसी का नाम रखा गया नॉमेनक्लेचर। अगर नाम दे देंगे, जैसे आधार कार्ड बनता है ना सबका, पूरे वर्ल्ड में 135 करोड़ जनसंख्या है, तो सबका नाम बन गया, राम श्याम गुलाब जामुन कौनो जामुन बना है ना, लाली पाली बाटा चाटा कुछ भी बना है ऑर्गेनिज्म का नाम ही बना है। तो अगर नाम नहीं होता तो हम कैसे, मान लीजिए सारे ऑर्गेनिज्म सबको बोलते हैं रमेश, तो ये रमेश, तो एक रमेश को बुलाते 70 करोड़ 125 करोड़ रमेश आते। तो डिफरेंशिएशन ऑर्गेनिज्म में करना जरूरी है, तभी हम आसानी से रह सकते। तो उसी को बोला। उसके बाद कहा कि अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो पहले उसके आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोकेशन पता करें, वो कहाँ रहता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। देखिए लिखा गया। अब बात करेंगे, एक टर्म दिया है ICBN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN क्या करता है, ये क्या करता है, सिर्फ प्लांट का नाम देता है, सिर्फ प्लांट के नाम को देता है, मतलब प्लांट का साइंटिफिक नेम देता है। और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN इसको बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये सिर्फ एनिमल का नाम देता है। तो प्लांट का जो नाम देता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और जो एनिमल का नाम देता है उसका नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, उसको बोलते हैं ICZN। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, हाईलाइट कर लीजिए, ब्लू और येलो में है दिया गया हाईलाइट में। अब एक पॉइंट और समझ लेते हैं, एक पॉइंट और समझ लेते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है देयर इज ए नीड ऑफ, अब इसमें देखिए लिखा है गया साइंटिफिक नेम क्या होता है। देखिए साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम में क्या फर्क होता है। तो साइंटिफिक नेम क्यों दिया गया, क्यों दिया गया, इसका क्यों जरूरत पड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कहा मैंने कहा आप यहाँ हमारे इंडिया में हम पोटैटो को आलू बोलते हैं,
आलू। आप अमेरिका में जाएंगे तो उसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा मैंगो, यहाँ मैंगो को हम लोग आम बोलते हैं, हाँ, लेकिन आप जब फॉरेन में जाएंगे तो उसको मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन नेम हैं, ठीक है ना, हर जगह वो नाम बदलते जाते हैं। तो जब नाम बदलते जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, प्राणी को वहाँ पे दिक्कत होगी, एडजस्ट करने में, नाम पता करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए सारे वर्ड में एक साइंटिफिक नेम दिया गया कि एक सारी चीज़ों का एक फिक्स नाम, जिससे सारे लोग उससे परिचित हो। तो इसलिए मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका है, वो पूरे वर्ल्ड में अप्लीकेबल है। वो कोई अगर आप मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं तो वो आसानी से आपको आम दे देगा। लेकिन यहाँ इंडिया में आम ही बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं, है ना। चलिए अब बात करें हम, तो कहा गया जो साइंटिफिक नेम, तो लोगों ने कहा कि अगर आप साइंटिफिक नेम दे रहे हो तो वो साइंटिफिक नेम कैसे कैसे बनाएंगे। तो उसने कहा कि जो साइंटिफिक नेम होगा वो 2 वर्ड से बना होगा, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। किससे बना होगा, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट से बना होगा, ठीक। जो जेनरिक नेम होगा तो ऑर्गेनिज्म का वो पहला वर्ड होगा, और जो दूसरा वर्ड होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म का अगर हम साइंटिफिक नेम देंगे या उसका नॉमिनिक्लेचर करेंगे तो 2 वर्ड से बना होगा, जेनरिक और स्पेसिफिक। जेनरिक पहला वर्ड और स्पेसिफिक दूसरा वर्ड, ठीक। तो उसी को बोलते हैं बायोनोमियल नॉमिनिक्लेचर। बायोनोमियल नॉमिनिक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है, जो वो 2 वर्ड से बना होता है, जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट, देखिए लिखा है। और इस बायोनोमियल नॉमिनिक्लेचर को दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, उसने किसी का नाम दिया, किसी प्लांट का नाम दिया, किसी एनिमल का नाम दिया, तो साइंटिफिक नेम जब वो देगा तो साइंटिफिक नेम के पीछे उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे मैंने लिखा है मैग्नी, जैसे लिखा है, मान लीजिए इसमें देखिए लिखा है आथर का जो नेम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाता है, ठीक। तो जैसे मैग्नीफेरा इंडिका और लिन लिखा है ग्रीन हाईलाइट में, इसका मतलब होता है कि मैग्नीफेरा इंडिका को लिनियस ने डिस्कवर किया था। इसका मतलब स्पेसिफिक, अगर कोई साइंटिस्ट या बॉटनिस्ट या जूलॉजिस्ट किसी चीज़ को डिस्कवर करता है, किसी एनिमल का नाम देता है, किसी प्लांट का नाम देता है, तो उसका नाम स्पेसिफिक एपिथेट के पीछे लिखते हैं, ठीक। अब देखिए वही रेड लाइन में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिखा है क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो कह रहा है जो क्लासिफिकेशन होता है उसका मतलब होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कॉन्वेंट कैटेगरीज में रख दिया जाए आसानी से, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे। जैसे मान लीजिए हम किसी गांव में गए और इस गांव में हमें पतले और मोटे का जनगणना करना, तो पतले वाले जितने भी लोग होंगे उनको इकट्ठे कर दीजिए तो पतले हो गए, और जो मोटे वाले उनको मोटे में कर दीजिए, तो जितने मोटे को मोटे में रखेंगे, पतले वाले पतले में रखेंगे। तो यही क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो कहा सिमिलरिटी के बेस पे अरेंज करना ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक। अब आइए इसमें लिखा है कि अगर मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो का साइंटिफिक नेम देखिए लिखा मैग्नीफेरा इंडिका, और जो मैग्नीफेरा है ये जीनस है और जो इंडिका है इसको बोलेंगे स्पीसीज। तो कहा, तो इसमें लिखा है रूल्स ऑफ नॉमिनिक्लेचर का रूल क्या होता है। तो कहा जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो हमेशा लैटिन में होते हैं, लेकिन उसको हम इटालियन में लिखते हैं। बायोलॉजिकल जो नेम होते हैं याद रखिएगा, येलो में देखिए लिखा है, येलो हाईलाइटिंग में, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो लैटिन में होते हैं, लेकिन उसको इटालिक में लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है सेकंड, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम आर रिप्रेजेंट इन जीनस व्हाइल सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। तो कह रहा है जो पहला लेटर होता है बायोलॉजिकल नेम का वो हमेशा जीनस से बना होता है, और जो सेकंड लेटर होता है, सेकंड वर्ड की बात करें, जो पहला वर्ड होता है वो पूरा जीनस से बना होता है, जीनस होता है जीनस, और जो सेकंड वर्ड होता है 2 ही वर्ड से बना होता है ना, बायोलॉजिकल नेम 2 ही वर्ड से बना होता है। तो पहला वर्ड जीनस का बना होता है और सेकंड जो वर्ड होता है किससे बना होता है, स्पेसिफिक एपिथेट से। ये मतलब है, कह रहा बोथ जो वर्ड होते हैं इन बायोलॉजिकल नेम, अगर इन दोनों वर्ड को हम अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तब आपका साइंटिफिक नेम सही होगा। अगर साइंटिफिक नेम को आप अपने हाथों से लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन करिएगा तब सही होगा। फिर कह रहा है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, ठीक, और स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा। याद रखिएगा जीनस का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है। आइए समझ लेते हैं, जैसे देखिए ऊपर चलिए, देखिए लिखा है मैंगो। अब मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक। अब मैग्नीफेरा क्या है, ये जीनस नेम, और इंडिका क्या है, स्पीसीज का नेम है। अब मैग्नीफेरा जीनस, तो जीनस का पहला वर्ड देखिए कैपिटल है और स्पीसीज का जो पहला वर्ड देखिए स्मॉल है।
इसका मतलब आपने सही समझा कि जब भी बायोलॉजिकल नेम दिया जाता है तो उसका जीनस का पहला वर्ड कैपिटल में और स्पीशीज का पहला लेटर क्या होता है, स्मॉल में हमेशा होता है। और जब भी आप उसको अपने हैंड राइटर में लिखेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, तब आपका सही होगा। और हमेशा ही जो हमारे बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो लैटिन में होते हैं, लेकिन लिखे किस में जाते हैं, इटालिक में लिखे जाती है। पॉइंट आप याद रखिएगा। जो फर्स्ट लेटर होता है साइंटिफिक नेम 2 वर्ड से बना होता है। जब भी हम किसी का नाम देंगे 2 वर्ड से बना होगा। पहला लेटर जीनस, पहला वर्ड जीनस और दूसरा स्पीशीज। और हमेशा अंडरलाइन करेंगे। जीनस का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल, और स्पीशीज का पहला लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है। समझ में आया ना आपको? तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।